जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा द्वादशी में पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। तो हमने जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या वृद्धि से अध्ययन किया था, जिसमें हमने अंतिम बिंदु प्रवास के रूप में अध्ययन किया था। आज हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, अर्थात जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, कभी जनसंख्या में वृद्धि होना, कभी जनसंख्या में कमी होना, और उस जनसंख्या में परिवर्तन धीरे धीरे होता गया, वो एक संक्रमण है और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो जनसंख्या संक्रमण या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जिसने दिया, उस व्यक्ति का नाम है नोटेस्टिन। क्या नाम है? नोटेस्टिन। उस व्यक्ति का नाम है नोटेस्टिन। नोटेस्टिन ने इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया, और नोटेस्टिन ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत इसलिए दिया जिससे इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का उपयोग, इसके हम उपयोग के बारे में लिखते हैं। तो इससे हम प्रमुख रूप से 2 प्रकार के इसका उपयोग है। एक है जनसंख्या का वर्णन। इस जनसंख्या संक्रमण के माध्यम से हम जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनसंख्या का वर्णन। जनसंख्या का वर्णन। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के माध्यम से जनसंख्या का वर्णन किया जा सकता है। किस वर्ष कितनी जनसंख्या थी, प्राचीन काल में किस प्रकार की जनसंख्या थी, धीरे धीरे इस जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हम इसमें इस सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हैं। और आगे भविष्य की जनसंख्या का अनुमान भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भविष्य की जनसंख्या, भविष्य की जनसंख्या का अनुमान, भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाना। अनुमान लगाना अर्थात भविष्य की जनसंख्या का अनुमान भी हम इसमें लगा सकते हैं। अब मैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में बात करता हूं। तो इसमें देखो, ग्रामीण, एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे ग्रामीण है, अब ग्रामीण में गांव के अंदर कैसे लोग रहते हैं? जो खेती करने वाले हैं और अशिक्षित हैं। खेती करने वाले अर्थात खेतीहार बोलते हैं। खेतीहार और अशिक्षित, खेती और अशिक्षित। ये प्राचीन काल की बात है, जिस समय मनुष्य खेती करता था और जंगलों में अपना जीवन यापन करता था। उस समय ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित। तो उस समय उच्च जन्म दर थी। क्या थी? उच्च जन्म दर। जन्म दर क्या थी? उच्च जन्म दर। जन्म दर। मृत्यु दर भी कैसी थी? उच्च। तो उच्च मृत्यु दर थी। उच्च मृत्यु दर अर्थात इस जनसंख्या संक्रमण की ये प्रथम अवस्था थी। क्या थी? जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था। ये प्रथम अवस्था थी। उच्च जन्म दर थी, उच्च मृत्यु दर थी। ये जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था थी। और इससे क्या होता था? जनसंख्या वृद्धि होती थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि होती थी। जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत धीमी थी, यानी जनसंख्या वृद्धि धीमी। इसमें क्या थी? जनसंख्या वृद्धि धीमी थी। कैसी थी? धीमी। जनसंख्या वृद्धि कैसी थी? धीमी थी। इसी प्रकार ये बात कब की है? ये 200 वर्ष पहले की बात है, और 200 वर्ष पहले सभी देश इसी स्थिति में थे। आज से 200 वर्ष पहले सभी देश इसी स्थिति में थे। और मैं इसमें जनसंख्या का संक्रमण कराता हूँ।
जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण। तो जनांकीय संक्रमण की बात करते हैं तो इसमें शहरी जैसे ग्रामीण होते हैं वहाँ पे शहर या शहरी लोग, जो शहरों में रहने वाले शहरी लोग, और जो शहर में क्या होता है औद्योगिक और शिक्षित व्यक्ति रहते हैं। उद्योग होते हैं औद्योगिक और शिक्षित, औद्योगिक और शिक्षित, ये औद्योगिक और शिक्षित लोग रहते हैं। ठीक है, औद्योगिक और शिक्षित। तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ और समय में परिवर्तन होते ही शहर से वो गांव से वो शहर की ओर आने लगे, शहर में रहने लगे और शहर में उद्योग और शिक्षित लोग रहने लगे। और शहर के अंदर जब अच्छी सुख सुविधाएं मिलने लगी, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने लगी, तो उसमें निम्न जन्म दर हो गई। उच्च जन्म दर से किसमें परिवर्तन हो गया? निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन हो गया। और ये जनसंख्या या जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तृतीय अवस्था। ये तृतीय अवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। और इस अवस्था में निम्न जनसंख्या वृद्धि थी। इस अवस्था में भी क्या थी? निम्न जनसंख्या वृद्धि, निम्न जनसंख्या वृद्धि। इसमें भी क्या थी? निम्न जनसंख्या वृद्धि। अर्थात इसमें विकसित देश जितने भी हैं सभी विकसित देश इसके अंतर्गत आते हैं। विकसित देश हैं वो सभी विकसित देश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जापान है, यूरोप के कई महाद्वीप हैं, यूरोप के कई देश हैं, है ना, वो सभी इस विकसित देश हैं, वो सभी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात तृतीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रथम अवस्था से सीधी तृतीय अवस्था नहीं आई। इसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरा और भी दिया हुआ उसमें 3 अवस्थाओं से ज्यादा अवस्थाओं का है, लेकिन इसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इस 3 अवस्थाओं के वर्णन के बारे में इसमें बताया गया 3 अवस्थाएं। तो इन 3 अवस्थाओं में इन दोनों के बीच की द्वितीय अवस्था आई। उस द्वितीय अवस्था में क्या हुआ? उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट उत्पन्न हुई। इन दोनों के बीच की एक नई अवस्था है, इन दोनों के बीच की नई अवस्था जो द्वितीय अवस्था थी, इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था। और द्वितीय अवस्था क्या थी? इस द्वितीय अवस्था के अंतर्गत उच्च जन्म दर से धीमी गिरावट, उच्च जन्म दर से धीमी गिरावट, धीमी गिरावट, उच्च जन्म दर से धीमी गिरावट और मृत्यु दर में कमी। क्या गई? मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में क्या हो गई? कमी। और जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। इसमें जनसंख्या में क्या हो जाएगी? प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। इसमें जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होने लगी। अर्थात इस समय उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर थी प्रथम अवस्था में, और द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर से धीमी गिरावट प्रारंभ होगी। उच्च जन्म दर थी लेकिन उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट। उच्च जन्म दर में क्या हो गई? उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट प्रारंभ हो गई और मृत्यु दर में
भी कमी, जिससे जनसंख्या में प्राकृतिक जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हो गई। इसके अंतर्गत विकासशील देश आते हैं। कौन से देश आते हैं? विकासशील, सभी देश विकासशील देश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत है वो इस अवस्था में, कौन? भारत। भारत को हम इस अवस्था में मानते हैं। भारत देश है वो द्वितीय अवस्था में माना जाता है। सभी विकासशील देश इसके अंतर्गत आते हैं। अभी मैं एक डायग्राम के माध्यम से इसको पूरा समझाऊंगा कौन कौन से देश आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम पढ़ रहे थे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। आज हम डायग्राम के माध्यम से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को समझेंगे। किस प्रकार से हमने देखा ग्रामीण, खेतरी, अशिक्षित व्यक्तियों से शहरी, औद्योगिक और शिक्षित व्यक्तियों की ओर बढ़ गए और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर आ गई। तो डायग्राम के माध्यम से, जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको बताया जा रहा है, ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये मृत्यु दर दर्शा रहा है और ये जन्म दर दर्शा रही है। ये देखो अशोधित जन्म दर व मृत्यु दर है जो 15 और 30 के अनुपात में बताया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रथम अवस्था है, ये प्रथम अवस्था, उसमें वृद्धि धीमी गति से थी। वृद्धि धीमी गति से क्यों थी? कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी क्या थी? उच्च। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से थी। तो इसमें प्राचीन काल के अफ्रीकी देश और वर्तमान काल के बांग्लादेश और वर्षा वनों के जो आदिवासी स्थान क्षेत्र हैं, वर्षा वनों के आदिवासी स्थान क्षेत्र और बांग्लादेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हम द्वितीय अवस्था में जाते हैं। तो द्वितीय अवस्था में हम देख सकते हैं ये जन्म दर की है। ये जो उच्च जन्म दर थी वो धीरे धीरे वो जन्म दर कम होने लग गई और उच्च जन्म दर धीमी गिरावट से कम होने लग गई। उच्च जन्म दर है वो धीमी गिरावट से धीरे धीरे कम होने लग गई। इसी प्रकार ये मृत्यु दर है, मृत्यु दर भी उच्च थी। जो उच्च मृत्यु दर है वो धीमी गति से मृत्यु दर भी वो कम होने लग गई। अर्थात उच्च जन्म दर से धीमी गिरावट होने लगी और मृत्यु दर में भी धीमे धीमे गिरावट होने लगी और इसमें जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर होने लगा। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से देश देखते हैं तो पेरू, श्रीलंका, केन्या और भारत ये द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जन्म दर उच्च है लेकिन धीमी गति से गिरती हुई जन्म दर, मृत्यु दर भी उच्च है लेकिन धीमी गति से गिरती हुई मृत्यु दर मानी गई है। इसी प्रकार हम तीसरी अवस्था में आते हैं। तृतीय अवस्था के अंतर्गत जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर जाती हैं, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है। इसमें जनसंख्या की वृद्धि बिल्कुल धीमी हो जाती है, अर्थात इसमें जनसंख्या स्थिर हो जाती है और निम्न उतार चढ़ाव के कारण इसकी जनसंख्या की गति बहुत मंद होती है। मंद गति से ये जनसंख्या बढ़ती है। इसमें प्रमुख रूप से जो विकसित देश आते हैं जैसे कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में चीन को भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं क्योंकि चीन की जो जनसंख्या से संबंधित पॉलिसी है उस पॉलिसी में कहा था सबसे पहले चीन ने एक व्यक्ति के एक बच्चे ही होना चाहिए, फिर 2 बच्चे की कहा और उसमें जनसंख्या स्थिर हो गई और जो जनसंख्या स्थिर होने के कारण जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि उस देश के अंदर युवा व्यक्ति होते ही नहीं थे, इसलिए उसने पॉलिसी में चेंज किया और अब उन्होंने बच्चे 2 से 3 बच्चे करने के लिए भी उन्होंने कह दिया है। तो इस प्रकार से ये कई वर्षों से ये इस प्रकार से जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम जनसंख्या का वर्णन आराम से किया जा सकता है और भविष्य में जनसंख्या का इससे अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से समझाया। धन्यवाद। आज इतना ही।